Hello and welcome to the Nursing Mantra, a helping hand for all aspiring nurses. So today we are going to discuss a new topic that is Cushing syndrome. और अगर आपको हमारी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड नोटिफिकेशन ऑन कर लो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. सो लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक कुशिंग सिंड्रोम. सो कुशिंग सिंड्रोम में वर्ड है सिंड्रोम. तो सबसे पहले हम सिंड्रोम का मीनिंग समझ लेते हैं. तो सिंड्रोम का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स. कई सारे सिम्टम्स को एक साथ हम लोग कलेक्टिवली सिंड्रोम बोल देते हैं. सो देर इज़ वन मोर नेम ऑफ कुशिंग सिंड्रोम दैट इज़ कॉल्ड हाइपर कॉर्टिसोलिज्म. कुशिंग सिंड्रोम को हाइपर कॉर्टिसोलिज्म भी बोला जाता है. वो क्यों बोला जाता है वो अभी हमें आगे पता चल जाएगा. अभी देखते हैं हम कि डेफिनेशन क्या है कुशिंग सिंड्रोम की. सो द डेफिनेशन ऑफ कुशिंग सिंड्रोम इज़ it is a spectrum of clinical abnormalities caused by increased production of corticosteroids, particularly glucocorticoids. कुशिंग सिंड्रोम क्या है? एक स्पेक्ट्रम ऑफ क्लिनिकल एबनॉर्मेलिटीज़ है. मतलब इसमें बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज़ देखने को मिलती हैं. और क्यों देखने को मिलती हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है. और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में भी मेनली कौन से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का, जो कि एड्रिनल ग्लैंड हमारा प्रोड्यूस करता है. इसका ओवर प्रोडक्शन होने की वजह से हमें बहुत सारे बॉडी में चेंजेस देखने को मिलते हैं. इससे हम कॉर्टिसोल भी बोलते हैं. कॉर्टिसोल हार्मोन भी बोला जाता है. इसीलिए इसे हाइपर कॉर्टिसोलिज्म बोला जाता है, क्योंकि कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है बॉडी में. ओके, नाउ लेट्स सी द इटियोलॉजी ऑफ दिस डिसीज. द इटियोलॉजी इज प्रोलॉन्ग्ड यूज़ ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. अगर बहुत लंबे समय से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है तो कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है. देन एड्रिनल ट्यूमर. अगर एड्रिनल ट्यूमर है, एड्रिनल सेल्स की ओवर ग्रोथ हो गई है, तो ओवर प्रोडक्शन ऑब्वियसली होगा ही होगा. देन पिट्यूटरी ट्यूमर. अब पिट्यूटरी ट्यूमर से कुशिंग सिंड्रोम कैसे हो सकता है? देखो, पिट्यूटरी जो है ना, वो ACTH प्रोड्यूस करता है. ACTH भी एक हार्मोन है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो कि एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस एड्रिनल हार्मोन्स या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड मेनली ग्लूकोकॉर्टिकोइड, जिसे हम कॉर्टिसोल भी बोलते हैं. इसी वजह से कंडीशन का नाम भी हाइपर कॉर्टिसोलिज्म हो जाता है. तो पिट्यूटरी ट्यूमर ऐसे इफेक्ट कर सकता है. देन कोई लीजन है हाइपोथैलेमस में. हाइपोथैलेमस में लीजन कैसे इफेक्ट करेगा? हाइपोथैलेमस मास्टर है सारे ग्लैंड्स का. अगर हाइपोथैलेमस में कोई लीजन है, कोई एबनॉर्मेलिटी है, तो वो एक्सेसिवली कमांड करेगा पिट्यूटरी को, और फिर पिट्यूटरी स्टिमुलेट करेगा एड्रिनल ग्लैंड को. सो सिंपली इसकी वजह से कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है. देन लास्ट वन इज एक्टोपिक. नाउ एक्टोपिक मीन्स ACTH प्रोड्यूसिंग ट्यूमर आउटसाइड ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के अलावा अगर ACTH प्रोड्यूसिंग ट्यूमर बना हुआ है, जो ACTH प्रोड्यूस कर रहा है, अगर ACTH प्रोड्यूस होगा तो कंटिन्यूसली जो आपका एड्रिनल ग्लैंड है वो स्टिमुलेट होता रहेगा, और स्टिमुलेट होगा तो वो कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करता रहेगा. सो इसी वजह से एक्टोपिक कॉजेज भी हो सकते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में फर्स्ट है मसल वेस्टिंग. इसमें मसल वेस्टिंग हो जाएगी. मसल्स जो है हमारी वो वेस्ट होंगी. मीन्स जो प्रोटीन, जो हमारी मसल्स हैं वो प्रोटीन से बनी है, तो मसल ब्रेक डाउन हो रहा है, मीन्स प्रोटीन बॉडी से जा रहा है एंड फैट बढ़ेगा. वेट गेन फिर भी होगा. मसल वेस्टिंग होगी और वेट गेन होगा. ओके. लार्ज एब्डोमेन एंड थिन एक्सट्रीमिटीज़. मतलब जो एब्डोमेन है, बीच का जो शरीर का बीच का हिस्सा है, वो बहुत लार्ज हो जाएगा, और एक्सट्रीमिटीज़ मतलब आपके हाथ पैर पतले पतले हो जाएंगे, थिन हो जाएंगे, जिसे कि सेंट्रल ओबेसिटी के नाम से भी जाना जाता है. देन बफेलो हम्प. बफेलो हम्प का मतलब है जैसे भैंस के ऊपर कुबड़ होता है वैसे ही देखने को मिलेगा. देन मून फेस. मून फेस मीन्स जो फेस का अपीयरेंस है वो बिल्कुल गोल हो जाएगा, ऐसा गोल गोल दिखेगा और फ्लफी हो जाएगा पूरा फेस. देन नेक्स्ट इज सुप्रा क्लैविकुलर फैट पैड्स. तो इसमें क्या होता है कि जो सुप्रा क्लैविकुलर रीजन है, जो क्लैविकल का अपर रीजन है, वहाँ पे आपको फैट पैड्स देखने को मिलेंगे. फैट बहुत ज़्यादा डिपोजिशन देखने को मिलेगा, सुप्रा क्लैविकुलर फैट पैड्स देखने को मिलेंगे. इसमें मोस्टली जो पेशेंट होता है वो हल्का सा झुक भी जाता है. देन पर्पल स्ट्राई. पर्पल स्ट्राई आर नथिंग बट स्ट्रेच मार्क्स. इन स्ट्रेच मार्क्स में क्या होगा कि ये वाइटिश होते हैं और फिर उसके बाद पिंकिश हो जाते हैं बाद में, तो इसलिए इन्हें, या पर्पलिश हो जाते हैं तो इसलिए पर्पल स्ट्राई बोला जाता है. देन जो क्लासिकल साइन है आपका कुशिंग सिंड्रोम का वो है हाइपरनेट्रीमिया, जिसमें सोडियम बहुत ज़्यादा हो जाएगा बॉडी में, एंड हाइपोकैलीमिया, पोटेशियम हो जाएगा कम.
बहुत कम, ठीक है। तो हाइपरनेट्रीमिया एंड हाइपोकैलेमिया याद रखना। देन हाइपरग्लाइसीमिया, बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हाइपर पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन का मतलब होता है कि पिगमेंट का मतलब होता है कि जो बॉडी है ना वो छोटे छोटे कलर स्पॉट्स दिखने के लिए मिलेंगे, और हाइपर पिगमेंटेशन का बहुत ज़्यादा दिखने को मिलेंगे। देन हर्सुटिज्म, हर्सुटिज्म क्या होता है? हर्सुटिज्म में होता है कि जो फीमेल्स हैं उनमें क्या है, फेस पे और पूरी बॉडी पे, फीमेल्स में और मेल्स में दोनों में, मतलब जो बॉडी के स्पॉट्स ऐसे हैं जहाँ पे यूजुअली इतने हेयर नहीं होने चाहिए, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बाल होने लगेंगे। और वो इसलिए होगा क्योंकि मोस्टली फीमेल्स में देखने को मिलता है, ये नोटेबल फीमेल्स में, क्योंकि फीमेल्स में एंड्रोजन जो है वो बढ़ जाएगा, जो मेल सेक्स हार्मोन्स हैं वो फीमेल्स में बढ़ जाएंगे, इसलिए फीमेल की बॉडी पे हेयर का ओवर ग्रोथ हो जाएगा, फेशियल हेयर्स बहुत ज़्यादा निकल जाएंगे, इसी वजह से हर्सुटिज्म देखने को मिलेगा। देन हाइपोकैलेमिया मैंने आपको बता दिया। ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है, सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है, डिक्रीज फर्टिलिटी, अगर सेक्सुअल डिसफंक्शन हुआ है और हार्मोनल इम्बैलेंसेस हुए हैं तो फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। देन एमिनोरिया, एमिनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। देन मेंटल कन्फ्यूजन हो सकता है पेशेंट को, पेशेंट डिप्रेशन में जा सकता है बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंसेस। एंड हाइपरवोलीमिया, हाइपरवोलीमिया का मतलब होता है जो बॉडी का फ्लूइड लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो जाना, एक्सेसिवली बढ़ जाना, दैट इज कॉल्ड हाइपरवोलीमिया। देन लेट्स मूव ऑन टू द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ द डिसीज। सो सबसे पहला है सीरम कॉर्टिसोल लेवल। भाई सीरम कॉर्टिसोल लेवल ऑब्वियसली बढ़ा हुआ होगा। देन सीरम ACTH लेवल, अब सीरम ACTH लेवल क्या हो सकता है, बढ़ा, ये भी बढ़ा हुआ मिलेगा आपको, क्योंकि अगर ACTH बढ़ा हुआ है तो ही वो ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा आपके अड्रिनल ग्लैंड्स को और तभी ज़्यादा कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होगा। देन होता है डेक्सामेथासोन सेपरेशन टेस्ट। डेक्सामेथासोन सेपरेशन टेस्ट, डेक्सामेथासोन हमें जैसे पता है कि एक स्टीरॉयड होता है, तो डेक्सामेथासोन सेपरेशन टेस्ट इसलिए करवाया जाता है ताकि एड्रिनल ग्लैंड की कैपेसिटी को मेजर किया जा सके कि वेदर इट इज़ केपेबल और नॉट टू सप्रेस स्टीरॉयड। मतलब आपका जो एड्रिनल ग्लैंड है वो स्टीरॉयड का प्रोडक्शन सप्रेस भी कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, कि ओवरली प्रोड्यूस ही कर रहा है और कितना कर पा रहा है, इसलिए डेक्सामेथासोन सेपरेशन टेस्ट करवाया जाता है। देन CT स्कैन करवाया जाएगा एंड MRI करवाया जाएगा फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशंस। उसके बाद मैनेजमेंट, मैनेजमेंट पे पहले आता है हमारे पास मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में कुशिंग सिंड्रोम में हम सबसे पहले देते हैं मीटोटेन। अब मीटोटेन जो है एक ऐसा ड्रग है, स्टीरॉयडोजेनेसिस इनहिबिटर है ये। स्टीरॉयडोजेनेसिस इनहिबिटर का मतलब होता है कि जो स्टीरॉयड का जेनेसिस है, मींस प्रोडक्शन है, उसे इनहिबिट करेगा। तो मीटोटेन का काम क्या है? स्टीरॉयड के जेनेसिस मींस उसका जो प्रोडक्शन हो रहा है उसे इनहिबिट करना। देन हमारे पास है अमीनोग्लूटाथियोनाइड, ये भी सेम ड्रग क्लास से बिलोंग करता है, स्टीरॉयडोजेनेसिस इनहिबिटर है ये भी। देन आता है कीटोकोनाजोल। अब देखो कीटोकोनाजोल वैसे तो है एंटी फंगल ड्रग, पर ये क्या करता है, ये गोनाडल और एड्रेनल स्टीरॉयड्स का जो प्रोडक्शन है उसे रिड्यूस करता है, इसलिए कीटोकोनाजोल दिया जाता है। एंड देन लास्ट इज माइफ्रेस्टोन। माइफ्रेस्टोन इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसमें हमने पढ़ा है कि हाइपरग्लाइसीमिया भी हो रहा है पेशेंट को। देन लेट्स मूव ऑन टू द सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में आता है अड्रिनलेक्टमी, रिमूवल ऑफ अड्रिनल ग्लैंड। तो ये यूनिलेटरल भी होती है और बायलेटरल भी होती है, क्योंकि या तो एक साइड से निकालेंगे या फिर बोथ एड्रिनल ग्लैंड्स आर रिमूव्ड। इसके बाद हमारे पास आती है हाइपोफाइसेक्टमी। हाइपोफाइसेक्टमी इज नथिंग बट रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ओवर स्टिमुलेट कर रहा है एड्रिनल ग्लैंड को, तो इट मीन्स एड्रिनल ग्लैंड में कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, एबनॉर्मेलिटी है पिट्यूटरी ग्लैंड में, इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड का रिमूवल कर दिया जाता है। देन आती है रेडिएशन थेरेपी। अब रेडिएशन थेरेपी में जो थेरेपी दी जाती है वो है स्टीरियोटैटिक रेडियो सर्जरी, या फिर इसे गामा नाइफ सर्जरी भी बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम हाई फ्रीक्वेंसी गामा रेज को एक्सपोज कर देते हैं टू ट्यूमर सेल्स। मतलब जो भी ट्यूमर है, अगर पिट्यूटरी ट्यूमर है या फिर एड्रिनल ट्यूमर है, तो उन सेल्स को एक्सपोजर देते हैं हाई फ्रीक्वेंसी गामा रेज का, जिससे कि वो डैमेज हो जाते हैं। और कुछ नॉर्मल सेल्स भी इसकी चपेट में आ जाते हैं, पर उन पे लो फ्रीक्वेंसी रेज डाली जाती हैं ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो। तो दिस इज़ द मैनेजमेंट। एंड इसके बाद हम देखेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस। सो पहला डायग्नोसिस है रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू इम्यूनोसप्रेशन फ्रॉम हाई कॉर्टिसोल लेवल्स एज एविडेंस्ड बाय डिलेड वुंड हीलिंग एंड फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस। तो आप इनमें से कोई भी रिलेटेड टू एंड एविडेंस्ड
बाय यूज़ कर सकते हो। इम्यूनोसप्रेशन हो रहा है क्योंकि कॉर्टिसोल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। अब कॉर्टिसोल ऑब्वियसली एक स्टीरॉयड है, इसलिए वो इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह भी काम करेगा, इसलिए वुंड हीलिंग डिले हो जाएगी। Then imbalanced nutritional status more than body requirements related to altered fat metabolism as evidenced by central obesity, moon face and buffalo hump। तो imbalanced nutrition हो जाएगा। और more than body requirement क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि इसमें fat metabolism अल्टर हो रहा है और इसमें moon face देखने को मिलेगा, central obesity देखने को मिलेगी। So obviously आप बोल सकते हो कि imbalanced nutritional status है and more than body requirement है। Now the third one is disturbed body image related to physical changes and chronic illness as evidenced by negative self perception। तो आप ये भी लिख सकते हो disturbed body image। Then risk for impaired skin integrity related to the thin skin and delayed healing as evidenced by striae, bruising या ecchymosis। Then risk for injury related to osteoporosis, क्योंकि osteoporosis भी हो रहा है पेशेंट को, तो इसलिए risk for injury भी ले सकते हैं हम। And that's it, these are the nursing diagnosis of the disease, and that's all about the disease condition. Hope you liked it. If you liked it, please subscribe our channel and share it with your friends, and have a nice day.